रखेंगे या ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms and touch your eyes and open your eyes. सबसे पहले 5 मिनट तो हम कुछ डिस्कस करेंगे। रचना जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो जल्दी जल्दी पूछिए, क्योंकि वो सबके लिए काम के थे, इसलिए हमने वहाँ पर आंसर नहीं दिया था। कुछ वो थे, मीनिंग्स थे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नहीं है वो, नहीं, वो रिसर्च के हैं। ठीक है, आप एक बार पूछिए फटाफट जल्दी से, तो सबके काम आ जाएंगे, थोड़ा माइंड ओपन हो जाएगा। बोलिए, एक एक नाम बोलिए सबके। मैम, इसमें इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस, इन्फेरेंस, डिडक्शन एंड टेलीपैथी। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथेसिस को ले लें। ठीक, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, एक हाइपोथेसिस है और एक इमेजिनेशन है। ठीक, इमेजिनेशन मीन्स क्या है? कल्पना। ठीक, और हाइपोथेसिस का मीन्स होता है प्राकल्पना। ठीक, हिंदी मीनिंग का और पा में अंतर है। अब देखो, जैसे सपोज करके अभी हमने कहा कि रचना जी नेक्स्ट ईयर हम लोग ना नेट कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो जनवरी में आएगा। ठीक है, ये अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने सोचा है कि नेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो कल्पना में तो सब ने सोच लिया कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कितने लोगों को लग रहा है कल्पना उनकी साकार हो जाएगी? ये पता है ना, इसके बीच में अंतर। एक होता है हम भी चाहते हैं अच्छा जीवन, आप भी चाहती हैं अच्छा जीवन। जितने लोग हैं, किसी से पूछो, कोई चाहता है कि अच्छा जीवन नहीं जिएंगे? सब अच्छा चाहते हैं, पर उस अच्छी कल्पना के साथ साथ उसको जब वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया जाए। वैज्ञानिक का मतलब, जैसे ही हम किसी कल्पना को वैज्ञानिक स्वरूप देते हैं, विज्ञान के फॉर्मेट में ले जाते हैं, बस वही हाइपोथेसिस बन जाता है, प्राकल्पना बन जाती है। ठीक, अब हमने कहा जैसे आप लोग कर रहे हो, तो हमने कहा कि नहीं, किसका किसका निकल सकता है एग्ज़ाम, कौन कौन लोग क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे अंदर क्या है, इमेजिनेशन है कि हाइपोथेसिस है? बाय बाय निवेता। मैम, आपका हाइपोथेसिस है। मेरा हाइपोथेसिस होगा। मैम, आपका ठीक, जैसे हमने अपना सोचा था, जब हम आपको अक्सर एक बात बताते हैं, अब तक मेरे इसमें कोई ऐसा नहीं गया है जिसको हमने सोचा हो कि इसका क्या कितना परसेंटेज आएगा, क्या ये निकालेगा। इवन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि दीप्ति ने फर्स्ट टाइम नेट निकाला, बहुत अच्छा था, 6 महीने के इसमें परफॉर्मेंस, जिसने कुछ ना पढ़ा हो, हमने उसको सब चीज़ तैयारी कराई, उसने पढ़ा, सेकेंड टाइम नेट निकाला। जैसे ही सेकेंड टाइम नेट निकाला था, हमने कहा दीप्ति अब JRF निकालोगी, और अब JRF नहीं निकाला तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसको अगर आप कह दें कि 1 घंटे में काम करना है, तो 1 घंटे के अनुसार माइंड इसको तैयार कर देगा। और आप कह दें जैसे ही आप थोड़ा सा कुछ मिलते ही कंफर्ट जोन में जाते हैं, बॉडी को लगता है सब आता है। ठीक, फिर उसे लगा कि यहाँ मेरे साथ पढ़ रही थी, तो उसको मनन वाले ग्रुप में थोड़ा सा वो, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी, तो जब बातचीत होती थी तो मनन से मेरी बातचीत हो रही थी, उसने वहाँ ज्वाइन किया। हमने कहा मनन हमें तो निकलवाना है, और वो अच्छी बच्ची है, उसने किया, फिर वही परसेंटेज आया जो 2 बार से आ रहा था, और इसी में इतने सारे लोग निकाल के चले गए। इसका मतलब आप ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लें। ठीक, ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है। आपको जब एक टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, आप वहाँ उसको अगर उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हो, तो नेट के बाद, जबकि दीप्ति का क्यों आसान था, क्योंकि दीप्ति को ऑलरेडी बहुत सारा परसेंटेज उसका डाउन जाना था उस पर। ठीक, जो जनरल वालों का हम लोगों के लिए अगर 100 चाहिए, तो दीप्ति को कितना चाहिए था? 55 चाहिए था।
इतना बड़ा अंतर जा रहा था। ठीक, तो ये क्या है, हाइपोथेसिस बिल्कुल मेरा क्लियर था। जितने बार हम दीप्ति से बात कर रहे थे, दीप्ति की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ जो फ़ोन पे टॉकिंग हो रही थी, हमको पता था दीप्ति का JRF नहीं निकलेगा। हम बार बार जितना फोर्सफुली उसे समझा सकते थे समझाया, नहीं निकाल पाए। और दूसरा, अब आपकी एक समझ के लिए बात बता दें, जितने लोग, बहुत सारे लोगों ने जैसे JRF नहीं निकाला, फिर वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं। मान लो आप लोग तो अभी नहीं निकाल सकते हो, एज ही नहीं है। अगर पूरा हमें इतना पता है कि आप लोग धोखा तो नहीं दोगे, ठीक, अगर हमने समझाया है तो आपने एफर्ट लगा के मान लो कि किया, लेकिन हमें पता अब वो JRF नहीं बन सकता है, चाहे आप 100% लेकर आ जाएं। जैसे हम थे, हमने आपसे बोला था 20% आगे था नेट से, जनरल में 20% आगे होना ऑल इंडिया में 3rd रैंक इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो वो होने के बावजूद हमें पता था कि मेरा अब JRF नहीं होगा, लेकिन एक प्लस मिला कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने हमको वही सुविधाएं और रुपए दिए जो JRF वालों को मिलते। बस ये मतलब गॉड ग्रेस से इसको कह सकते हैं, ब्लेसिंग कह सकते हैं, ठीक। तो ये इसलिए बताया। तो हमने क्या एक अपना सोचा था कि हमें जब बहुत परेशान हुए कि जनरल वालों की ये समस्या, तो एक ही बात याद आई कि 60 में अगर जनरल वालों का निकलता है तो हम 75 ले जाएंगे, जहाँ मेरे से किसी का कंपटीशन ना हो। तो 75 की जगह वो 77 चला गया। एक एक क्वेश्चन हमें पता था, बस एक में कुछ में वो मिल गया हमको जिसमें यस नो में था। जितना हमने अपना मतलब ऐड किया था, इतने मार्क्स 84, 136, 52, बिल्कुल ऐसा लगा मेरा अपना काम और वो मार्क्स बिल्कुल क्लियर। ये होता है हाइपोथेसिस, ठीक। और जितने लोगों ने प्लेटफॉर्म पे निकाला, जिज्ञासा का जैसे ही उसमें हुआ, उसने हमको रिस्पॉन्ड किया, मैम हमको लग रहा है कि हम मेरा नेट निकलेगा, JRF नहीं निकलेगा। हमने उससे कहा आप इस पर, और आपको बिलीव नहीं होगा, जिज्ञासा का JRF का रिजल्ट तीसरे दिन आया, 3rd डे, और उसको हमने BHU में अप्लाई 3 दिन पहले कराया था PhD के लिए, ठीक। इतना मतलब हम श्योर थे कि इसका JRF ही निकलेगा। तो ये क्या होता है, एक टीचर की हाइपोथेसिस होती है, और ये मेरी नहीं, आपकी भी बहुत सारी चीज़ों में होती है, ठीक है। तो जब कोई कल्पना अपना वैज्ञानिक स्वरूप ले ले, विज्ञान क्या है, विज्ञान का मीन्स है जहाँ तथ्य, तर्क और प्रमाण सब आते हो, फैक्ट्स भी हों, लॉजिक्स भी हों और एविडेंसेस भी हों। तो ये सब काम कहाँ होते हैं, अपने जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ रिसर्च में ये काम होते हैं, ठीक। रिसर्च कैसे की जाती है, हम एक कल्पना बना लेते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं, कल्पना सब करते हैं कि योग से स्ट्रेस रिलीज होता है, लेकिन जब रिसर्च में हमने सोचा कि ऐसे ऐसे कराना है, इतना टाइम देना है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी हाइपोथेसिस बनेगी जाकर। क्लियर हो गया कि कल्पना जो इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस के बीच अंतर क्या है। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसके बिना आता हो। फर्स्ट पेपर में पूरे ध्यान से देखेंगे, हाइपोथेसिस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन था आपका कृष्ण जी? मैम इसमें आगे इन्फेरेंस है, वो निष्कर्ष निकालना, बट मेन समस्या है फर्स्ट पेपर से नहीं है, ये सेकंड से है। ठीक है, ये इन्फेरेंस जो है निष्कर्ष निकालना है, कौन सा निष्कर्ष है? एक कंक्लूजन का निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन भी तो निष्कर्ष ही होता है हमारा। मेरे क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कंक्लूजन का मीनिंग क्या है, वो भी निष्कर्ष है, और ये इन्फेरेंस ये भी निष्कर्ष है। तो इन दोनों के निष्कर्ष में क्या अंतर है? दीदी जो मेरे को समझ में आता है वो इन्फेरेंस का मतलब है जो आपका रिसर्च का टॉपिक जो चल रहा है उसके अंदर जो आप अपना वर्क कर रहे हो परिकल्पना के आधार पर, आपने उसके आधार पे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लेने पड़ते हैं बहुत सारे कि हम मान लीजिए हम मनोविज्ञान में कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट एड्स बनाने पड़ते हैं, कैसे टेस्ट पेपर या जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना वो उसको फॉलो करा पा रहे हो, उससे क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हो, ये मेरे को समझ में आता है। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर है। ये इन्फेरेंस जो है ये रिसर्च में जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट है। रिसर्च में कंक्लूजन वर्ड लिखते हैं, लेकिन उसमें जब कहीं बीच में मीनिंग यूज़ करते हैं तो ये वाला मीनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उसका वर्ड है,
ठीक, और बोलिए, और कुछ थे, और भी कोई क्वेश्चन था? मैम इसमें डिडक्शन एंड टेलीपैथी ये 2 पॉइंट्स भी थे, और बेसिकली ये जून 23 पेपर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें ये था मानव मन के गुण निम्नलिखित में से कौन से हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। तो इसे हम फिर साइकोलॉजी में कनेक्ट करें, इसको साइकोलॉजी में कनेक्ट करेंगे, ठीक, ये उसमें जाएगा टेलीपैथी। इसका मीन्स हुआ कि जैसे टेलीपैथी का मीन्स एक हो गया कि हमने अपने मन से गैस कर लिया कि रचना जी क्या सोच रही है, ठीक। अब ये दो तरह से यूज़ होता है, कई बार हम इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं और कई बार इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी हमें क्या करती है, साइकोलॉजी किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, ठीक। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। और मन क्या करता है, मन की सारी चीज़ें हम कहाँ पर देखते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में। जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन किस तरह का, मान लो हम लोग इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई चीज़ तो गेस कर ली होगी कि ममता मैम की क्या क्वालिटी है और क्या मेरिट्स है या डिमेरिट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी होगा तो ये चीज़ें जज कर लेता है। अब जो साइकोलॉजी है तो वो क्या है कि जो, और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरे मन में कुछ चल रहा हो और हम उसको बनकर आपसे बता रहे हो और आप वैसे ही आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं, बन कर बता रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना तो नहीं हो सकता। इतना तो एक आद्या को भी बिठा दो, वो भी समझ जाएगी कि हम बनकर बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक। तो मन क्या है, मन की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे व्यवहार में कभी छुप नहीं सकती हैं, ये क्या है, साइकोलॉजी है। अब इसको हम यूज़ करते, मान लो कि आपने मेरी साइकोलॉजी को देखा कि ये तो ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, अब आपने सोचा कि अगर हम बाहर चीट नहीं कर सकते, हम इन्हीं के साथ चीटिंग कर लें, तो ये क्या है, ये कर तो आप सकते हैं लेकिन इससे कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल होती, क्योंकि किसी का जो व्यवहार है अगर वो मन की ऑनेस्टी से उसके व्यवहार में आया है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, बाकी नहीं कर सकते। क्योंकि परेशानी तब आती है जब हम झूठे व्यक्तित्व को व्यवहार में लेकर आते हैं, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ी देर लगता है सब कुछ, लेकिन क्योंकि मन परेशान हो जाता है, मन ड्वेल करेक्टर में बहुत देर सर्वाइव नहीं करता है, और जैसे ड्वेल करेक्टर में सर्वाइव करेगा तो कहाँ आ जाएगा उसका, सारी चीज़ें फिर हमारे व्यवहार में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ होगी, और कोई भी इसमें? मैम ये तो क्लियर हो गया, अब और क्वेश्चन है वो तो बाद में मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी बस सब। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट थे ना, हमने सोचा एक एक करके समझाएंगे, इससे अच्छा सबके सामने आ जाएंगे तो सबका माइंड थोड़ा सा वर्किंग में आएगा, ठीक। चलिए, मैम बस कंफ्यूजन ये था, ये लिया किस यूनिट से, पहले तो यही समझ अच्छा, नहीं आ रहा था। ये वाला डिडक्शन वाला जो मैटर है ये लिया गया है हमारा इससे, जो टीचिंग वाला पार्ट है वहाँ से, टीचिंग वाले पार्ट से, ठीक है। और रिसर्च वाले पार्ट से, एक रिसर्च का पार्ट है और टीचिंग का, डिडक्शन दोनों जगह यूज़ हुआ है पार्ट, ठीक। टेलीपैथी जो हमारा यूज़ किया गया है वो साइकोलॉजी में यूज़ किया गया है। ऊपर के जो दो यूज़ किए गए थे वर्ड, हाइपोथेसिस, इमेजिनेशन, वो हमारे रिसर्च से यूज़ किए थे, लिया गया था। लेकिन मैम ओवरऑल क्या माने, अब इसको किस यूनिट पे कनेक्ट करें, क्योंकि ये सवाल भी अब आता है जब सॉल्व करते हैं कि ये किस यूनिट से है। अभी मान लो जो इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस है वो रिसर्च, टीचिंग रिसर्च वाला जो पार्ट है रिसर्च का, हाँ बोलिए। लेकिन मैम सेकंड पेपर में ऐसा भी करते हैं कि स्कैटर्ड यूनिट से उठा के एक प्रश्न दे दे, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो देखो ऐसे समझ लो, जैसे 50 पर उससे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक। ये हमने कई बार बताया, फिर ध्यान से सुन लीजिए सब, बिल्कुल माइंड ओपन करके। चाहे 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, रेशियो 100% का होता है, या 20 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, रेशियो कितने का होता है, 100 का होता है, ठीक। उस 100 में से जो हमारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी ये है कि 80% पेपर आपका आपके सिलेबस की यूनिट के अंदर से उठाया जाएगा, यूनिट वाइज। 20% की साइकोलॉजी होती है कि कंबाइन उठाए जाएंगे और वर्ड्स कहीं से कहीं रख दिए जाएंगे, ठीक। हमने आपसे कहा था जब ये वाला सेकंड पेपर को पढ़ा रहे थे, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि 20% पेपर आप जितना चाहें उतना पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ के चले जाएं, फिर भी 20% पेपर आपको अलग मिलेगा वहाँ पर, वहाँ केवल आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, ठीक।
वहाँ आप जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा पेपर सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो फिर जो लोग बहुत डीप स्टडी कर ले जाते हैं तो वो करते करते 20% में उनका कॉमन सेंस डेवलप कर जाता है और 80 में उनका जो उनकी तैयारी है वो आती है। यही फर्स्ट पेपर में होगा, यही और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने आपसे बोला यूजीसी नेट के पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं, वहाँ एक बड़ा पार्ट प्ले किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पूरा एक बेस पता है कि क्वेश्चन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए बोलेंगे सीमा में, फिर आते हैं लोग अपने पॉइंट पे। दीदी जैसे हम लोग भी ब्लूप्रिंट बनाते थे क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें 20% IQ डिफिकल्ट लेवल बहुत मतलब सुपर में रखते थे क्वेश्चन की, भाई ये हर कोई नहीं कर सकता, उसी से मेरिट और वो सब बनती थी। वही बात मेरे को समझ में आई यहाँ पे कुछ ऐसे। और दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए जाते हैं, दो स्ट्रेटजी होती है क्वेश्चन में। कभी आप पेपर कोई भी उठाइए, या तो सिंपल से टफ की तरफ जा रहा होगा या तो टफ से सिंपल की तरफ जा रहा होगा। ठीक, या तो सिंपल से टफ की कुछ पेपर उठाएंगे आपको लगेगा सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिंपल से टफ में 6-7 तो ऐसे लगते हैं कि मीन्स बच्चों के लेवल के हैं, मीन्स जो लेवल 2 में पढ़े हैं वो है। और आपको एक बात बताएं, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है, यदि आद्या को बिठा दीजिए वो भी 10 क्वेश्चन सही कर देगी। ठीक, आद्या को बिठा दीजिए, अभी बिठा लिए उसको, वो पूरे पेपर में 20 मार्क्स ले आएगी। ठीक, ये समझ में कि सरल से कठिन की ओर जा रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर। दीदी एक बात और शेयर करना चाहूंगी मैं, कल वाली रिकॉर्डिंग में वो जो लास्ट में अपन ने जो यौगिक कनेक्शन वाली बात की थी वो नहीं आई है। नहीं आई है? नहीं, केवल वो पेपर डिस्कस क्या क्या करना है वहीं तक मैंने दो बार सुनी, लास्ट में फिर नहीं आई है। चलिए हम एक बार आज देख लेंगे, अगर वो थोड़ा सा अलग पार्ट में होगी तो उसको हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो ही चाहिए मेरे को, तो कनेक्शन करना नहीं आता। ठीक, चलिए हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बस इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि हम लोग प्रॉपर देख चुके हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही सबको? मैम नर्वस एंड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। वेरी गुड। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, उसके जो हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं वो कहाँ से कनेक्टेड है? नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, तीन तो बिल्कुल बेसिक कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमस, पिनियन और पिट्यूटरी, तीनों नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो और पिट्यूटरी क्या कर रही है? जितने हमारे नीचे के ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। तो दो ही हमारे सिस्टम है, पहले नर्वस सिस्टम, फिर उसके साथ जो सेकंड सिस्टम है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर नर्वस सिस्टम का जो हमारा वर्क है वो क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ nerves and cells that carry messages between the brain, spinal cord and the rest of the body. It controls all body functions, thinking, movement, sensation and homeostasis, बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी को नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? सोचने की शक्ति दे रहा है, मूव करने की शक्ति दे रहा है, सेंसेशन में जो हमारी संवेदनाएं हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, और होम्योस्टेटिस मीन्स हुआ बॉडी में और के बीच या माइंड के बीच एक बैलेंस बना रहा है। फिर हम देख रहे हैं मेन डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, द CNS एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये किसको किसको कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन को, और मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वो ब्रेन के अंदर ही हो गए हमारे। फिर इसमें आ रहा है हमारा फोर ब्रेन, जिसमें सेरिब्रम, इसको हम नीचे डायग्राम के साथ देख रहे हैं भी। इसमें पहले मेन देख रहे हैं हम लोग, ब्रेन है हमारा यहाँ पर, और फिर ब्रेन के बाद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। फिर इसी में एक मिनट इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है हमारा, फोर ब्रेन,
इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन पार्ट। इसमें क्वेश्चन जो आपका पूछा गया इसलिए यहाँ रुक गए। इसको जो फोर ब्रेन है उसको किस नाम से जानते हैं? सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। और आगे वाला है डिवाइडेड इनटू टू हेमीस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट। दो पार्ट में डिवाइडेड, लेफ्ट और राइट में। फोर ब्रेन है जिसको सेरिब्रम बोल रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट में। फंक्शन क्या है इसका? इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच, इमोशंस एंड वॉलंटरी एक्शंस। ये किसका काम है? हमारा फोर ब्रेन का है। अब यदि इसमें बोले कि लॉजिक वाली जितनी चीजें हैं वो कहाँ कनेक्ट हो रही है? जो हमारी लॉजिकल चीजें हैं वो सब कहाँ कनेक्ट होंगे? जितना हमारा तर्क करते हैं, कुछ भी किसी भी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, वो कहाँ फंक्शन कनेक्ट होगा? मैम सेरिब्रम में होगा। रीजनिंग जैसे रीजनिंग है उसमें लगा ही हुआ है, ठीक है, वो उसी का पार्ट हो गया हमारा। चलिए, जितना हमारा जो साइकोलॉजी में मैनिपुलेट करने वाला है, अटेंशन पे करने वाला है, थॉट प्रोसेस में कुछ मैनिपुलेशन करना, वो सब कहाँ होगा? देखो कितना सामने साफ साफ लिखा। मेमोरी था उसमें, जो हम लोगों ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी देखी थी। यस मैम। ठीक है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सारा वो किस पर काम हो रहा है? ब्रेन पर हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वही हमारा ब्रेन का वर्क है यहाँ पर। अब सेरिब्रम में क्या क्या चीजें हैं हमारी? थैलमस आता है। फिर थैलमस के अंदर क्या आएगा? एक्ट्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। थैलमस के अंदर ही हमारा क्या है? हाइपोथैलमस है। काम क्या कर रहा है? रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। मीन्स जो सेंसरी नर्व से जितने भी हमारे कुछ भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सब ब्रेन को पहुंचाने, ब्रेन तक पहुंचाकर फिर वापस हमारे स्पाइन को मैसेज दे रहा है। तो ये काम कहाँ हो रहा है? थैलमस कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, वो उसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने देखा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। सेकेंड सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बिल्कुल सही ढंग से अभी 1 मिनट में ही सबको बोलना है। फिर सेरिब्रम क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमी के अंदर आ रहा है। फिर हमने सेरिब्रम के अंदर जो फंक्शन है, जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वही फंक्शन हमारे सेरिब्रम के जो फ्रंट ब्रेन है हमारा, उसके फंक्शन है। इसी के अंदर हमारा थैलमस है। थैलमस क्या कर रहा है? सेंसरी और मोटर नर्व्स के सिग्नल्स को कनेक्ट कर रहा है। फिर थैलमस के अंदर ही हमारा हाइपोथैलमस है। हाइपोथैलमस क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए सब, और नीचे करें सब, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, फिर हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हैं? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशंस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स हाइपोथैलेमस से किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रही है? चलो अब सब पहले सामने एक बार देखें, सबके फेस कितना समझ। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकेंड नेम क्या है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। चक्रों में देखें तो क्या बोलते हैं इसको? आज्ञा चक्र या त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मीन्स हुआ थर्ड आई, मतलब जो चीजें हमें दो आंखों से हम ना देख पा रहे हो उसको तीसरी आंख से देख रहे हो, ठीक। और दूसरा हमारा आज्ञा चक्र का मीन्स जो सारे नीचे के चक्रों को आज्ञा दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब एक बार जिसको भी समझ में आए और नर्वस सिस्टम यहाँ तक का, वो बोलिए क्या हमने बोला अभी। बस 1 से 2 मिनट के अंदर समझा दो क्या हमने बोला अभी।
देखो अभी हम भी कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक, हम भी 1 ही मिनट में बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हम कुछ बैठे कर कुछ पढ़ के, ठीक है। चलो अब 1 मिनट में बता दो कि क्या करना है, पूरे अगर सिस्टम को समझाना हो जो अभी तक नर्वस सिस्टम का सेरिब्रम समझाया है। बोलिए मोनिका मैम। मैम जो नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले हम ब्रेन पे जाएंगे, तो ब्रेन का सबसे पहला पार्ट हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में हमने सबसे पहले पढ़ा है सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो है हमारा मेन पार्ट है, मतलब इसमें ये स्पीच को, मेमोरी को, रीजनिंग हमारी है, ये सभी काम इसी में होते हैं। और ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि थैलेमस है, और थैलेमस के अंदर ही हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और रिले सेंटर की तरह हमारा वर्क करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जब कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी जो है वो पूरे ही सबको मास्टर ग्लैंड की तरह कंट्रोल करता है, जैसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कोई चीज़ सीमा मैम, रचना जी, कोई चीज़ इनकम्प्लीट रही? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसको अभी दीदी ने जैसे बताया ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, कि नीचे वाले सारे इनको आज्ञा देती है, चक्रों को आज्ञा देती है, कंट्रोलिंग करती है। ये बात मेरे को समझ में आई। ठीक है, ये किसका पार्ट था? हमने क्या देखा, जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में 2 सिस्टम हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें से नर्वस सिस्टम हमारा जितने हमारे सेंसेशन हो रहे हैं बॉडी में, या एक हमारा बैलेंस बॉडी में बन रहा है, जितने हमारे इमोशंस रेगुलेट हो रहे हैं, ये सब काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है। अब नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट है उसका नाम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS को में ब्रेन और हमारी स्पाइन आती है। ब्रेन जो है हमारा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। जब अपना कुछ की नोट्स बनाते हैं ना, केवल उसको एरो बना बना के अगर पूरा कनेक्ट करना चाहें, फास्ट कर लेंगे, ठीक। फिर इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कर रहा है? सेरिब्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ ब्रेन, ठीक, जो हमारा सामने का है। सेरिब्रम में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 3 कनेक्टिविटी है सेरिब्रम में? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर डिवीज़न देखेंगे 2 में देखेंगे तो सेरिब्रम क्या है? फ्रंट का सेरिब्रम है, और यहीं से हमारा जो नोस्ट्रिल से कनेक्ट हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो यदि हमारा पूछा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, यदि हमारा सेरिब्रम में का जो डिवीज़न 2 पार्ट्स में है, लेफ्ट और राइट, अब उसको दूसरे जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है वहाँ क्या कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पर ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, ठीक। आखिर पढ़ तो पूरा वही रहे नर्वस सिस्टम। और अगर सिंगल पूछा जाए कि सेरिब्रम का डिवीज़न क्या है, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन हो गया। अब सेरिब्रम में जो हमारा सिंगल जो डिवीज़न है 2 पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट ब्रेन है, तो जो नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 2 पार्ट्स में, CNS में और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 पार्ट में। फिर जो PNS था हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, उसी में क्या था हमारा? एक ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम था और एक सोमैटिक जो पार्ट था हमारा नर्वस सिस्टम था। ऑटोनॉमी क्या कर रहा था? जितने इंटरनल पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सोमैटिक वाला क्या कर रहा था हमारा? जितने एक्सटर्नल, मान लो अभी हमने कहा हैंड रेज करो, तो इसका जो हैंड रेज हुआ इसमें किसने? मेरा कंट्रोल है, तो ये किसने किया है? सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम। और जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा हार्ट भी पंपिंग कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, लीवर भी काम कर रहा है। तो जब सब काम कर रहे हैं तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर? ऑटोनॉमी, ठीक है। और इसी नर्वस सिस्टम में यदि हमने कहा कि 1 मिनट में कोई टारगेट कंप्लीट करना है, तो अब ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में क्या काम करेगा? सिंपैथेटिक काम करेगा। हमने कहा अब आराम से बैठ जाओ, कौन सा सिस्टम काम करेगा ऑटोनॉमी में? पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। अब उसी को यहाँ कनेक्ट किया जाए, सेरिब्रम में कौन सा पार्ट काम कर रहा है आराम करने में?
आराम में लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। ठीक, बड़ा ध्यान रखना, कुछ होता नहीं। हम लोगों को लगता है केवल हमने अपने जीवन में एक ही बात सीखी है। आपको एक कॉन्सेप्ट को, वही होता है ना, फिलॉसफी, साइंस, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सबसे कनेक्ट करना एक बार आ गया तो पढ़ना सबसे इजी है, कुछ भी पढ़ना कठिन नहीं है। बोले किसी में दीदी ये बात समझ में नहीं आई, आराम जो राइट और लेफ्ट कैसे कनेक्ट करते हैं ये नहीं समझ में आया। हमने अभी बोला था कि 1 मिनट में टास्क दिया है हमने कंप्लीट करने को, कि 1 मिनट में हमने अभी जैसे बोला 1 मिनट में नर्वस सिस्टम का जितना पार्ट हमने पढ़ाया था बता दीजिए। तो ये क्या था, तो इसमें क्या काम करेगा आपका, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन? राइट। शिवम समझ में है? जब हम पूरी एनर्जी लगाते हैं कि जल्दी से अपना काम पूरा करना है और एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना है, तो हमारा क्या एक्टिव होगा, राइट ब्रेन। ठीक, जैसे ही हमने कहा चलिए अब आपने सही बता दिया, अब आप आराम करिए, तो अब क्या काम करेगा, लेफ्ट ब्रेन। तो जब लेफ्ट की बात होगी तो वो हमने सेरिब्रम में बोला जाकर कि लेफ्ट और राइट हो गए। अब लेफ्ट, इसी सेरिब्रम में अगर उसको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेरिब्रम में आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, फिर हमें क्या लगने लगता, अरे हमने लेफ्ट और राइट पढ़ा था, क्योंकि पढ़ तो पूरा नर्वस सिस्टम ही रहे ना, उसके बाहर तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जो शब्दों का जो चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखनी है कि अब किसकी बात हो रही है, तो सिस्टम ने, अदरवाइज फिर CNS PNS का मतलब क्या रहा वहाँ पर, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। फिर हमने कहा कि जो हमारा CNS जो है इसके अंदर 3 डिवीज़न कौन कौन से हैं, तो अभी सीमा में हमने बोला था 3 डिवीज़न कौन कौन से हमारे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। वेरी गुड। ठीक, फिर जब ये तीनों हैं हमारे, तो अब इन तीनों का वर्ग क्या है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सारी कहानी यहीं पर 50% कंप्लीट हो जाएगी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है हाइपोथैलेमस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक, अभी हम लोगों ने थैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आ चुका है, किसके अंदर है, हाइपोथैलेमस के अंदर है या थैलेमस हाइपोथैलेमस के अंदर, तो थैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमस है हमारा। ठीक, जो हाइपोथैलेमस है वो कर क्या रहा है, जब हमने उसमें देखा कि भूख को भी कंट्रोल कर रहा है, प्यास को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। इसको योग में हम क्या समझते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जिस वातावरण को हम कंसीव कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वही हमारे पूरी बॉडी का बिहेव बन जाएगा। जिस हम लोग, जैसे मान लो अभी यहाँ बैठे हो और हमने कहा नहीं आप पढ़ सकते हो, नहीं आप कर लोगे ये काम, आपने थोड़ी देर यही सुना लगातार, तो आप भले ही अभी परेशान हो, कुछ देर पहले क्लास अटेंड करने का भी मन ना हो रहा हो, फिर भी लगा अच्छा चलो अच्छा किया अटेंड कर लिया हमने। ठीक, तो ये क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जो बाहर की एनर्जी थी जैसी उसको कंसीव किया, एक्सेप्ट कर लिया, और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, जैसे वो एक्सेप्ट करता है और वो कंट्रोल किसको कर रहा है, उसका कंट्रोलर किस, उसके वो जो कंट्रोल कर रहा है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो जब पिट्यूटरी को उसने कंट्रोल कर लिया हाइपोथैलेमस ने, अब कोई भी हमारा जो ग्लैंड है वो हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। ठीक, अभी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, थायराइड की समस्या है तो थायराइड की दवा खाना शुरू करते हैं। ठीक, पेनक्रियास की समस्या है तो पेनक्रियास की दवा लेना शुरू करते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड, किडनी से संबंधित जो मेडिसिन है उसको लेना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से फिर उसको लेना शुरू करते हैं। अब अगर हमें ठीक होना है तो कहाँ से ठीक होंगे, चलो मानसी बोलो फटाफट, हमें अपना स्वास्थ्य ठीक करना है तो कहाँ से ठीक होंगे, मैम आत्म चक्र से, पिट्यूटरी ग्लैंड वो मास्टर ग्लैंड, उसको ठीक करेंगे तो सारी ग्लैंड ठीक होगी। ठीक, मोनिका मैम कंप्लीट करिए, कैसे ठीक करेंगे अगर अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, कहीं की समस्या है, बोलिए मैम। सभी हाइपोथैलेमस पे हमें वर्क करना पड़ेगा पूरी तरीके से, जैसे मानसिक शांति जब होगी हमारी तो वो पिट्यूटरी को भी उसी तरीके से निर्देश देगा और फिर वो सारे ग्लैंड्स को उसी तरीके से, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो वो उसी तरीके से वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, रचना जी कंप्लीट करिए।
इसको पूरा कैसे ठीक करेंगे? मैम जैसे हमने उपवास किया तो सुबह सुबह हमने अपने आप को मैसेज दिया कि आज दिन भर खाना पीना नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगती है। और जिस दिन हम सोच ले कि मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मुझे तो हर 2 घंटे में कुछ चाहिए, तो अपने आप क्रेविंग भी आती है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसको जैसा वो कि यद भावनम तद भवति, कि वो जैसा उसको मैसेज दे देगा, वो हमारी सारी जो नर्व्स हैं सेंसरी मोटर, वो सब उसको कैच करके और बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अगर अपने आप को ठीक करना हो? प्राणायाम सबसे बेस्ट तो वही है। वैसे तो अष्टांग योग ही है पूरा, लेकिन अगर प्राणायाम पे ज्यादा मेहनत कर ली जाए, लेकिन वो आसन किए बिना, शुद्धि किए बिना वो भी संभव नहीं है, क्योंकि प्राणायाम हर कोई नहीं कर सकता है। चलिए बोलिए मोनिका, करिए। हम अगर पूरा ही नया साधक है तो फिर वो अष्टांग योग से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति को ऊपर लाते रहेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे। और वर्क मतलब जो भी हमें ये समझ में आ गया इसमें कि हमें वर्क कहाँ पे करना है। ठीक है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक उस पे, हाइपोथैलेमस पे। मैम फिर अपने आप ही सिक्रेशन उसी अकॉर्डिंग होगा ना, कि अगर प्राणायाम किया है तो जहाँ पे जिस हार्मोन की नीड है, जैसे किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, तो वो फिर हार्मोन सिक्रेशन जो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो हार्मोन ऑटोमेटिकली, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसको पता है कहाँ कितना हार्मोन सप्लाई करना है, और जब वहां से मैसेज आ जाता है कि बस अब कंप्लीट हो गया, अब नहीं चाहिए। उपवास में अगर किसी ने लॉन्ग टर्म किया है तो ग्लाइकोजन अपने आप वहां से जो स्टोर है वो पहुंचने लगेगा और बॉडी अपने आप चलती रहेगी। फिर जब कंप्लीट करिए। और जब वहां नीड जैसे कंप्लीट हो गई कि हाँ अब जरूरत नहीं है, तो वहां से वो सप्लाई भी रुक जाएगी। तो ये एक ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है, तो ये नेचर से चला आ रहा है। लेकिन जब विकृति आती है लाइफस्टाइल की वजह से और हम प्राणायाम करते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी हो जाती है। प्राणायाम से ही केवल कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बोलिए सीमा मैम। मोनिका मैम आप जरा शेयर करिए स्क्रीन तब तक बस हमको। दीदी मैं तो सबसे पहले यम सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन वाला जीवन पहले अपने आप को फॉलो कराएं, ऐसा ढालें अपने आप को, जिससे कि नियम अगर फॉलो होगा फिर नियम के ऊपर फिर प्राणायाम पर आ सकते हैं, आएंगे हम। जब तक हमारे अंदर ही नहीं अनुशासन होगा तो हम प्राणायाम नहीं कर पाते। मैंने अपने आप में प्रैक्टिकल किया है ये। ठीक है, नहीं हो पाता था तब। ठीक है, तो यदि वो नहीं, अब देखो इसको एक बात समझ ले सब। सबसे पहले जब हमें क्या करना है कि जब हम लोग ये देखेंगे कि केवल हमें कुछ भी ठीक करना है अपना, ठीक, देखो इसका एक सीक्वेंस देख लें अब ठीक करने का। जो भी हमें ठीक करना है सबसे पहले अपने आप में अपनी काउंसलिंग करेंगे, ठीक, कि हमें करना क्या है, किस चीज़ की हमें नीड है। ठीक, पहला काम फर्स्ट हमने कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड क्या करेंगे? सेकंड हमें काउंसलिंग करेंगे अपनी स्ट्रेंथ की और अपनी वीकनेस की। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको काम में लेते हुए अपनी वीकनेस को गेट ओवर करना है। तो हमने जब पहले काउंसलिंग की कि मेरी जो समस्या है वो कहाँ से वो आ रही है, फिर हमने समस्या के साथ क्या किया कि काउंसलिंग कर ली। तो ये किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस को हम एक वातावरण दे रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। अभी मान लो हाइपोथैलेमस को आपने कहा हो ही नहीं सकता कुछ, आपके पास कुछ लोग आए उन्होंने कहा कैंसर में आज तक कोई बचा है क्या, ठीक, बस अब हाइपोथैलेमस ने, अगर उसने हाइपोथैलेमस ने वो बात स्वीकार कर ली, अब दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक, क्योंकि पूरा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। अब हाइपोथैलेमस ने ही मैसेज एक्सेप्ट कर लिया है तो पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स को बता दे रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसको एक वातावरण चाहिए बाहर से, ठीक, हाइपोथैलेमस को क्या चाहिए? एक वातावरण चाहिए। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले क्या करना है? अच्छे लोगों के बीच रहना है। कम से कम 1-2 तो जीवन में ऐसे लोग हों जिनको मरकर भी जीवन जीने की आशा। आशा का मतलब सही मायने में कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम हर हाल में सरवाइव करके, ऐसा तो है नहीं आखिर जीवन मिला है तो यहाँ पे कौन सा कहीं लिखा है सबने कि अमर हो जाएंगे, कि हम जो चाहेंगे वही सब होगा।
ठीक। तो हाइपोथैलेमस को क्या चाहिए, पहले एक काउंसलिंग क्लियर चाहिए कि हमें क्या नीड है, फिर हमें किस तरह का वातावरण चाहिए। ये हाइपोथैलेमस को हमने क्या दिया, एक इन्वायरमेंट तैयार किया उसके लिए। अब हमने यदि लगे कभी कि हमें डिसीजन सही नहीं मिल रहे हैं तो हाइपोथैलेमस को कोई कुछ मत बोलो, अभी ये सोचो कि पहले हम कुछ लोग को ढूंढ लें, हो सकता है कहीं सोल्यूशन मिल जाए। तब जब सोल्यूशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है तब हाइपोथैलेमस को बताना है कि अब ठीक है। इतना हम लोगों के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। ये ना हो कि बस वातावरण में जैसे ही हमने चीज़ों को नेगेटिव देखा बस हमने हाइपोथैलेमस को बता दिया कि कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमें ये पता ही नहीं है कि हाइपोथैलेमस को हम बता रहे हैं, कौन बता रहा है। अंतिम निर्णय किसका होता है, हमारा होता है। सामने वाले ने कहा कैंसर से नहीं बच सकते हैं, फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, आखिर उसने कहा ही तो है कि नहीं बच सकते हैं, हमने प्रयास तो नहीं किया है। ठीक। फिर अगर किसी ने कहा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, उसने कहा है, क्या पता उसने कुछ ना किया हो इसलिए कहा है, तो हम करके तो देख लें। नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, पहले करके तो 100% देखें। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये आपकी बिल्कुल सही सही बातों को सुनता है जो आपने एक्सेप्ट किया है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देने का जो टाइम है हमारा, वो क्या है, 4 टाइम्स हैं। सोने के समय, जगने के समय, भोजन के समय और पानी पीने के समय। आप कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, केवल आप ये देखो कि अगर मेरा काम बिगड़ रहा है तो हाइपोथैलेमस को हमने सिग्नल ठीक नहीं दिया है। तो जब जब कुछ बिगड़े फिर से बैठो कि कहाँ गलती है मेरी। कोई व्यक्ति इस दुनिया में गलत नहीं हो सकता। यदि आपको बार बार इंसल्ट फील हो रही है तो समझना कि हम हाइपोथैलेमस को कुछ गलत सिग्नल दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बार बार सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अब हाइपोथैलेमस को हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन जितनी रखनी, हमें 1000 रुपये के कपड़े पहनने की, 1 लाख के पहनने की, मेरा डिसीजन है कि हमारे घर वालों का डिसीजन है। तो हाइपोथैलेमस को हम बार बार क्या बोलते हैं, ये ऐसा कर देते, ये ऐसा कर देते, ये हमको थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते, ये क्या होगा, पूरा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, सारे जितने हार्मोन्स हैं सबको मांगने की आदत सिखा देगा। और अंदर से मांग रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं हमारा लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक चीज़ को, ये नहीं अभी हमें पास होना है हम आपको कुछ ना पढ़ाएं, और आपने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रखा है ऑनेस्टी के साथ कि हमें पास ही होना है, हम क्लास नहीं लेंगे और कोई से आप क्लास ना लें तब भी आप नेट निकालेंगे। ठीक। ये इसलिए कि चीज़ों को समझना होता है पहले, क्योंकि हम लोग बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हमको रटना नहीं है, केवल समझना है हमें क्या करना है। ठीक। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पहले हम खुद क्लियर करें हमें क्या चाहिए, ये काउंसलिंग हुई। ठीक। फिर हम उसको इन्वायरमेंट देंगे। यदि हमको 10 लोग आकर भी नेगेटिव कर जाएं तब तक हम हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं देंगे। हम ये कहेंगे बार बार कि अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी हम ठीक से क्लियर नहीं है। जब हम क्लियर हो जाएंगे तब हम बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस आपका रुका रहेगा, वो वर्क नहीं करेगा, वो वेट करेगा। और आपने बार बार उसको सिग्नल दिया कि हमको वातावरण दे दो, तो हाइपोथैलेमस वातावरण की तैयारी करेगा आपको कि कुछ ऐसे लोगों से मिला दे, कोई अच्छी पेपर में न्यूज़ दे दे, कभी कोई आपने चैनल देख रहे हैं इसमें यूट्यूब में, वहाँ किसी को मिला देगा। ये सब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का कनेक्शन यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ठीक। तो ये क्या है, ये पूरा एक सर्कल बना। अब आई ब्रेन की जो साइकोलॉजी, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। अब जितना हमने क्लियर हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रखे हैं तो ब्रेन क्या करेगा, वहाँ पर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती, एक ब्रेन अपना काम कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, भूख प्यास ये अपना काम है। साइकोलॉजी क्या है उसकी, ब्रेन की अपनी, जितना मैनिपुलेशन का काम है, मैनिपुलेट करने का, जितना अटेंशन का काम है, जितना किसी बात को रिकॉल करने का काम है, ये क्या है, ब्रेन की कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ठीक। तो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, पूरा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन और जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ हम कोई व्यवहार नहीं देखते हैं, यहाँ केवल अटेंटिव पार्ट हम देखते हैं कि हमने कहा स्टॉप, आप स्टॉप हो गए, हमने कहा स्टार्ट, आपने प्राणायाम स्टार्ट किया, जो भी हम कह रहे हैं। हमने कहा कि आप 12th क्लास में कौन सी ड्रेस पहनते थे, आपने तुरंत रिकॉल कर लिया।
ठीक, हमने कहा 2 + 2 = आपने कहा 4। ये क्या हो रहा है, ब्रेन की कॉग्निटिव साइकोलॉजी काम कर रही है यहाँ पर। अब ये बिहेव में नहीं आ रहा है, अभी ये बिहेव का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन डायरेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। बिहेव का पार्ट तो वो हुआ कि आप क्या सोच रहे हैं। सोचना, जैसे हमने कहा, हम कोई व्यक्ति ईमानदार है मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, ठीक। और कोई व्यक्ति ईमानदार है केवल बाहर थोड़ी देर के लिए आपको खुश करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, पर मन से नहीं कर रहा है, ठीक। कुछ लोग बोल इतना अच्छा रहे हैं पर मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक। ये क्या काम कर रहा है, ये साइकोलॉजी काम कर रही है। मतलब जब मनोविज्ञान काम करेगा तो वहाँ पर तीनों चीज़ें या तो एक डायरेक्शन में होंगी तो आपका अच्छा बिहेव होगा, तीनों आगे पीछे वर्क कर रही होंगी तो कुछ कन्फ्यूजिंग बिहेव होगा। और जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी काम करेगी तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कनेक्शन हमारे किससे है, हाइपोथैलेमस से है, या फोर ब्रेन से है, या हमारा सेरिब्रम से है, जो हमारा पूरा क्या है, एक अटेंशन दे रहा है। क्यों अटेंशन दे रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, हमारा हाइपोथैलेमस से। थैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमस है और ब्रेन उसी का पार्ट है, ब्रेन के ये पार्ट हैं सारे, ठीक है। तो ये जब आपको पूरा कनेक्ट करना है, जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी कनेक्ट करेंगे तो ब्रेन में आकर कनेक्ट करेंगे, ठीक। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में दूसरा क्या है, जो ब्रेन है हमारा, अभी हमने बोला था ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कहाँ डिवाइड है, सेरिब्रम में डिवाइड है। अगर यही कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ब्रेन के जो 2 पार्ट्स हैं इसी में आ जाए कि हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट कनेक्ट हो रहा, तो फिर ध्यान रखेंगे कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यदि हमें किसी से, मान लो कि कोई वकील है, उसको एक केस लड़ना है, कौन सा पार्ट काम करेगा ब्रेन का, राइट करेगा, क्योंकि लॉजिक लगाने ना राइट करेगा, ठीक है। और जब कहा कि पूरा एक पीसफुल माहौल बनाना है, कौन सा पार्ट काम करेगा, लेफ्ट काम करेगा, ठीक है। जितने सैनिक लड़ने जा रहे हैं कौन सा काम करेगा, उनका ब्रेन का पार्ट कौन सा, राइट। जितने लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं कौन सा काम करेगा, लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है, उसको कंट्रोलर उसका कौन है, तो पिट्यूटरी का कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक। हाइपोथैलेमस का कंट्रोलर कौन है, थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस का कंट्रोलर कौन है, बाहर का इन्वायरमेंट है, ठीक। उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसा ही परसीव करना शुरू कर देगा। किसी ने एक व्यक्ति की डेथ को देखा तो उसने कहा संसार नश्वर है, दूसरे व्यक्ति ने क्या बताया कि नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती तो मृत्यु मेरी भी होगी, आज ही से हम अपना कर्म सुधारेंगे, ठीक। और तीसरे व्यक्ति ने देखा, उसने सोचा अच्छा इतनी कम एज में भी मृत्यु हो सकती है, इसका मतलब जीवन में अच्छे काम करने का कोई आगे समय नहीं, आज से ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सब जैसा आपने इन्वायरमेंट बना रखा है वैसे ही आपका परसेप्शन हो जाएगा। तो बाहर हाइपोथैलेमस को हमें अच्छा करना है, तो अपनी कोई भी समस्या को ठीक करना है, पहले बाहर का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, पहले फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड इन्वायरमेंट देंगे उसको, थर्ड में हाइपोथैलेमस को डिसीजन देंगे। और जब तक आपकी समस्या आपको ही कन्फ्यूज़न दे रही है तब तक हाइपोथैलेमस से नहीं कहना है कि ये ठीक है, तब तक बोलना है हम अभी वेट कर रहे हैं, हमको ये चीज़ मिल जाए तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो अब हमें लगता है पूरा क्लियर हो गया कि हमने क्या पढ़ा है आज। चलिए आगे बोलेंगे, मोनिका मैम दिखाएंगे, स्क्रीन शेयर करें। चलिए, फिर हम देख रहे हैं मिड ब्रेन जो हमारा है। मिड ब्रेन में क्या है, लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या हो गया, ये हमारा आगे, हिंड जो हो गया हमारा पीछे, मिड बीच वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, मिड ब्रेन कंट्रोल क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। अभी हम आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछेंगे वापस आके लास्ट में, क्या क्या मिड ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है, आई मूवमेंट, जो हमारी आई ब्लिंकिंग हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, मिड ब्रेन कर रहा है। जितना ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस है, जो सुनने का है और जो देखने के जितने रिफ्लेक्शन हैं वो कहाँ से, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है। अब देखिए कई बार होता है आवाज़ कोई नहीं आई लेकिन एकदम से हम डर जाते हैं, या कोई आवाज़ आई लेकिन आवाज़ में कोई बोलने का शब्द नहीं है, कई बार होता है बादल गरज रहे हैं, ठीक, कोई शब्द नहीं है लेकिन हम एकदम से चौंक जाते हैं, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शंस है।
कई बार सामने से हम जा रहे हैं रात में, अचानक से लाइट, बहुत तेज वाली लाइट है, वो हमारे सामने आई तो क्या हुआ, हमारी आंखें एकदम से थोड़ी देर के लिए झिमला जाती है, ऐसा लगता है कि हम एकदम नॉर्मल नहीं है वहाँ पर। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शंस है। तो मिड ब्रेन हमें क्या कर रहे हैं, आई मूवमेंट जो सुनने और देखने का जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टर पार्ट है, वो हमारा मिड ब्रेन है। फिर ये क्या कर रहा है, एक्ट्स एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। इसका अर्थ क्या हुआ, जल्दी से बस एक लाइन में बता दो जिसको भी समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नीचे वाली लाइन है? जैसे पाँव में कांटा चुभा तो सेंसरी नर्व्स ने संदेश दिया ब्रेन को, ब्रेन ने स्पाइन को बोला और मोटर नर्व्स गई और वहां से पाँव को हटा लिया। वेरी गुड, ठीक, क्लियर हो रहा है ना? हमको लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ गया। बेबी को रिफ्लेक्स आर्क भी बोल सकते हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैम थैलेमस का भी तो वही काम है ना, रिले सेंटर ही है वो भी। तो जो थैलेमस है हमारा, तो उस सभी जगह जो रिले करने का काम तो सभी जगह होगा। वो अभी हमने कहा कि हम एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो भी तो हमारा थैलेमस के ही पास मैसेज आया है, थैलेमस से हाइपोथैलेमस में जाएगा, मतलब कोई मैसेज तो वहीं जा रहा, ब्रेन में जो हमारा थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है। अब केवल यहाँ पर डिवीज़न होता है कि कौन सा ब्रेन किस समय काम करेगा। तो ब्रेन के एक 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से प्रॉपर वर्क किसका है, तो प्रॉपर वर्क ये वाला किसका है, ये हमारे मिड ब्रेन का है, ठीक। बोलेंगे अंजू? मैम जो, यस मैम वही सारी है मैम। हाँ, जो clear है। रेगुलर मतलब कंटिन्यू अपने दिमाग में कोई थॉट्स चल रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस में जाएगा, वो हाइपोथैलेमस में जाएगा, ठीक है। और मतलब एक थोड़े टाइम के लिए रहता है और फिर स्लीप हो जाता है, थोड़े से टाइम के लिए, मतलब आया एनर्जी से हमको फील हुआ और वो स्लीप हो गया, मतलब थोड़ी सी देर के लिए, तो वो मैम थैलेमस में। कोई भी जो हमारा थॉट है, हाँ अब इसको सुनेंगे सब आराम से, देखें। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, मान लो कि हमने कहा कि अभी हमें अच्छा जीवन जीना है, ये थोड़ी देर का विचार है कि पूरे जीवन का विचार है। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छा जीवन चाहिए, फिर वो चालाकी और होशियारी करने लगेंगे जाकर, ठीक। कुछ लोग इतना सजग हैं कि कुछ भी हो हम अच्छा जीवन, शांति वाला जीवन जिएंगे, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब किसी से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन ये नहीं कि जैसे लोगों की सामान्यता आप बातें सुनेंगे, वो बोलते हैं अरे संसार में रहेंगे तो फिर चालाकी होशियारी करनी पड़ती है, ठीक। हो सकता है किसी के लिए हो, पर हमने अपने जीवन को देखा है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया जीवन में, लेकिन ये देखा कि किसी चालाकी होशियारी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, ठीक। और हर बार सफल हो गए, और जब आए शांति से अकेले तो एक बात अच्छी लगी कि कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल वेल सेटिस्फाइड है कि हमने किसी के साथ कोई चालाकी होशियारी नहीं की, और जो चीज़ों को हमने कल चाहा ही नहीं था, हमें इतनी अकल ही नहीं थी, हम सोचते थे कि आप IAS बन जाओ, तो हमने अपनी एनर्जी उसमें लगा दी तो सामने वाला IAS बन गया, जिस पर एनर्जी लगाई वो बन गया। हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि हमें भी IAS बनना है, ठीक है। और जब हमने ऐसा कभी सोचा तो हमने उसके बीच में एक काउंसलिंग की कि IAS और कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा। एक ही प्रोफेशन हमको अच्छा लगा, PhD प्रोफेसर बनने का, तो उसमें हमको सारे ऑप्शन दिए गए, हमको लगा बनेंगे तो बनेंगे। हमको तो इतना भी समझ में आता, अगर हम बहुत दुखी हो जाए कभी कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनेंगे, लेकिन जो बनना है वही बनेंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक। तो उससे क्या होता है ना कि माइंड कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या है, यदि हमें सच में जो नीड है वो हाइपोथैलेमस को हम कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, तो वो फिर उसको पूरा एक एक सेल परसीव कर ले जाती है, ठीक। कुछ लोगों का नेचर होगा कि वो किसी का 5 पैसे लेंगे नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे। आप देखना वो सोते जागते चाहे 1000 विघ्न आ जाए उनके जीवन में, वो 5 पैसे का भी हेर फेर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनने हाइपोथैलेमस को इतना डीप में मैसेज दे रखा है कि वो सोते जगते उनकी सेल भी डिनाई कर रही है कि हम नहीं लेंगे, ठीक। तो यही हमको डिसाइड करना है कि जो अभी अंजू ने बोला कि थोड़ी देर के लिए, तो जो हम थोड़ी देर के लिए चाहते हैं वो विचार थोड़ी देर काम करते हैं, जिन विचारों को हम पूरे जीवन में देखना चाहते हैं वो जीवन में काम करते हैं,
ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को हमें कुछ चीज़ें क्या क्या देनी चाहिए। देखो अभी एक बात सुन लें, हाइपोथैलेमस के 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा सिग्नल देने चाहिए। एक, हर हाल में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। दूसरा, जीवन में हर काम पूरी शांति के साथ करेंगे। ये तो बिल्कुल होता है ना, 24/7 सिग्नल देना चाहिए कि पूरे आनंद के साथ और शांति के साथ ही जीवन का एक एक कदम उठाएंगे। अब आप देखेंगे, अगर इन 2 चीज़ों को अपने जीवन में लेकर देखिए तो आपका जो काम है वो सब में आपको हमेशा सपोर्ट ही मिलेगा जाकर, ठीक। क्योंकि अगर हम सोचें कि काम करके हमको खुशी मिलेगी तो हाइपोथैलेमस पूरे जीवन आपको यही करेगा, काम करके खुशी पाइए और फिर उसके बाद जब काम आएगा फिर हम काम करेंगे, फिर खुश होंगे। तो ये तो वही हो गया कि जब मजदूरी करेंगे तभी हमको रुपए मिलेंगे, मतलब रुपए हम कभी जमा तो रखेंगे नहीं। जब हम पहले सर्विस करेंगे किसी की तब हमें रुपए मिलेंगे, ठीक। तो पहले ही हम बोल दें कि हम पहले खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति के साथ ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब हमें फीस आपकी शांति के साथ मिलेगी तो हमने पहले डिसाइड कर रखा। हम ये नहीं सोच रहे आपकी फीस मिलेगी तो हमें शांति मिलेगी। ये तो इतना उल्टा हो गया कि हम पूरे जीवन भिखारी बने रह जाएंगे, बेगर बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन गलती करते हैं अपने आप को सिग्नल देने में, और फिर पूरे जीवन सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ठीक। तो मिड ब्रेन में अभी हमने क्या देखा कि मिड ब्रेन हमारा जो हमारा सुनने का और देखने का है उसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। आगे देखेंगे, अब देखते हैं हिंड ब्रेन, ठीक। हिंड ब्रेन जो मेन पार्ट है इसमें क्या है, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है ये क्या है, लोकेटेड एट द लोअर बैक ऑफ द ब्रेन। जो हमारी लोअर बैक है, जो इधर वाला हिस्सा है चोटी के पीछे गर्दन की तरफ जा रहा है, ये सब हमारा क्या है, हिंड ब्रेन में आ रहा है, पीछे वाले हिस्से में आ रहा है। इसको सेरिबेलम भी बोलते हैं। ये क्या क्या कर रहा है, कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। ये क्या कर रहा है, हमारे बैलेंस कर रहा है, एक संतुलन दे रहा है पूरी बॉडी को, स्पाइन को ही संतुलन दे रहा है। पोस्चर को ठीक करने में, करेक्ट करने में सपोर्ट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मसल्स को भी जो हमारी जितनी हैं, कई बार हम लोग देखते हैं एकदम से मसल्स स्टिफ हो जाती हैं किसी को देखकर, और कई बार बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें कौन सा ब्रेन हमारा काम कर रहा है, काम हाइपोथैलेमस सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, ब्रेन का बैक वाला हिस्सा कर रहा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। अब इसी को नीचे देख रहे हैं जो सेरिबेलम है, ये प्रॉपर हमने देखा इसका फंक्शन क्या। अब देखते हैं पॉन्स क्या कर रहा है, कनेक्ट सेरिब्रम विद सेरिबेलम। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो पॉन्स वाली लाइन लिखी है, ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब इसका कि पॉन्स का वर्क क्या है। ये क्या कर रहा है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को क्या कर रहा है कि सेरिब्रम के साथ सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है। अब समझ आया कि अगर ये सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहा है पीछे वाला हिस्सा, तो बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करना, संतुलन करना, सहयोग देना, ये काम किस में आ रहे थे, हमारे सेरिब्रम में आ रहे थे, ठीक। तो सेरिब्रम का सपोर्ट सेरिबेलम को जा रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है, हिंड ब्रेन में पॉन्स कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट है इसी में इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग रेगुलेशन। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वॉल्व कर रहा है ब्रीदिंग रेगुलेशन को। फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा है, इसका काम क्या, पॉन्स का काम है ब्रीदिंग रेगुलेशन को कनेक्ट करना, इन्वॉल्व करना, और सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करना। फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है हमारा है, कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलिंग, जो हम लोग कुछ निगलते हैं भोजन को, एंड डाइजेशन। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा इसमें सपोर्ट कर रहा है हमारा। पॉन्स ने किसको सपोर्ट किया है और मेडुला ऑब्लिगेंटा किसको सपोर्ट कर रहा है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, कुछ भी भोजन कर रहे हैं डाइजेशन में, वहाँ कनेक्ट कर रहा है। बस इस एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बस कंप्लीट करेंगे इसको उनका। फिर कनेक्ट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने में सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। अब इसका जो हमारे पास एक इसको डायग्राम बस देखते हैं। फोर ब्रेन क्या कर रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस फिर शांति पाठ करेंगे। फोर ब्रेन कर रहा है सेरिबेलम,
सेरिब्रम थैलमस हाइपोथैलमस को कंट्रोल कर रहा है, या फोर ब्रेन के अंदर ये पार्ट्स कनेक्टेड हैं। मिड ब्रेन रेफ्लेक्स सेंटर है जिसमें आइज और हमारे ईयर कनेक्ट हो रहे हैं। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम जिसको कहा जाता है, पॉन्स सेरिब्रम से सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है और पॉन्स ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो हार्ट बीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ सपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब सब बैठेंगे, अब आराम से शांति पाठ करेंगे। अब जितने हमने वीडियोस भेज रखे हैं एक बार सबको देखेंगे। कल हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा टफ था इसलिए इतना टाइम लिया। कल हम लोग 2 सिस्टम देखेंगे, एक रेस्पिरेटरी देखेंगे और एक सर्कुलेटरी देखेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए कल कोशिश करेंगे, सब लोग ध्यान से रखेंगे एक बात मेरी समझ। अब जितनी भी क्लासेस लेंगे वो हम 5 से 6:10 तक लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिस्टम को कोशिश करेंगे सैटरडे तक हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी कनेक्टिविटी उसको देखेंगे। चलिए सबको प्रणाम।